नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि जो पत्रकार का बहिष्कार हुआ है, मतलब जो एंकरों का बहिष्कार हुआ है, उसमें मुझे उम्मीद था कि जिस तरह से मैं परेशान हूँ, जिस तरह से मैं लगातार जिस दिन से ये पत्रकार पर बात आए हैं तब से मैं ही रोज रोज पत्रकारिता पर बात कर रहा हूँ, तो वो स्थापित पत्रकार भी इसी विषय पर बात करेंगे और अफसोस चाहे तो करेंगे, विरोध तो होगा ही होगा। लेकिन मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूं कि पत्रकारिता के जगत में हाहाकार के जगह हर्षोल्लास जैसा माहौल है। बहुत से स्वनामधारी पत्रकार या बड़े पुराने और स्थापित पत्रकार, जिन लोगों को लोग जानते थे कि भाई ये लोग पत्रकार हैं, लोगों को भ्रम रहता था कि ये लोग समाज की बात उठाएंगे, कम से कम पत्रकारिता पर तो बात उठाएंगे। लेकिन मैं बहुत सारे पत्रकारों के यूट्यूब देख रहा हूं, क्योंकि वो अब जो स्वयं को पत्रकार घोषित किए हुए थे या जिनका पत्रकारिता का दुकान चल रहा था, वो अब किसी समाचार चैनल पर या समाचार पत्र में या पत्रिका में या कहीं नहीं है। वो भी हमारे जैसे यूट्यूब पर आ गए हैं। तो यूट्यूब पर आ जाने से वो भी हमारे स्तर के हो गए हैं, तो उनका यूट्यूब पर ही दिख रहा है। तो उनके यूट्यूब पर, फेसबुक लाइव पर जब मैं देखा तो पाया कि वो बड़ा उत्साहित हैं, बहुत खुश हैं कि यार फला 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 आदमी को भगा दिया गया, बहिष्कार कर दिया गया। एक पत्रकार हैं, हमारे पूर्वांचल के हैं, भोजपुरी बोलते हैं। उनका ट्वीट में आज मैंने हालांकि रिट्वीट भी किया है। उनका ट्वीट था, एक पत्रकार ने प्रधानमंत्री का जन्मदिन का बधाई दे दिया, तो उसने उस ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा कि आपको चरण पादुका, चरण चुंबक चाटुकारिता की बधाई हो। इस प्रधानमंत्री की कृपा आप पर बनी रहे और आप चाटुकारिता नंबर 1 बने रहे। मतलब मैं ये बात नहीं समझ पा रहा हूं कि मान लीजिए कि भाई आप किसी सरकार में मालिक थे, जब इसके पहले पूर्ववर्ती सरकारें होती थी तो आप ही सब कुछ थे, तो उस वक्त ये चरण चादका और चाटुकारिता और पत्रकारिता नहीं थी। और अब जब आपको नहीं मिल रहा है तो यह बड़ा अफसोस की बात है। मैं संविधान का विशेषज्ञ तो नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि संविधान के किसी भी पन्ने पर यह नहीं लिखा है कि कोई पत्रकार भारत के प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई नहीं दे सकता, भारत के राष्ट्रपति को जन्मदिन की बधाई नहीं दे सकता। क्योंकि मैं यह जानता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री सोनिया जी, जो नेता विपक्ष है, उनके भी प्रधानमंत्री हैं। अखिलेश यादव, मायावती, मुलायम सिंह, जो लोग भी हैं जो आज प्रधानमंत्री के दावेदारी दे रहे हैं, जो लोग, ये जो इंडी गठबंधन के 22-23 लोग हैं जो सबके सब प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, उनके भी प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री हैं, आपके प्रधानमंत्री हैं, जिनका नाम नरेंद्र मोदी है, आज देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय है। अब सवाल है कि ऐसा क्यों हो रहा है 2 मिनट में। मित्रों, आपको याद होगा या ध्यान होगा, इसके पहले कुछ पत्रकार थे जिनको दूरदर्शन का प्राइम टाइम पूरा का पूरा स्लॉट अलॉट रहता था। कुछ पत्रकार थे जो प्रधानमंत्री के विदेश दौरे में जाया करते थे, अच्छे होटल में ठहरा करते थे भारत सरकार के खर्चे पर, और ऐश जैश किया करते थे। नीरा राडिया टेप में तो बहुत सारे लोगों के नाम आया है जो वो बात करते आए कि ये मैं आपको फलाना मंत्रालय दे दूंगा या आपका ये मंत्रालय दूंगा, वो सब जो दलाली वगैरह वो जो काम वाम का है आप लोगों ने डिटेल, क्योंकि नीरा राडिया टेप के बाद तो पत्रकारिता के अंदर कितना गलीज पड़ा हुआ है ये सबने जान लिया। पहले छपे दबे छुपे था कि ऐसा होता है, ऐसा होता होगा, लेकिन नीरा रेडिया में तो बिल्कुल एक्सपोज हो गया मामला। बहुत कम लोग थे जो नीरा रेडिया टेप में उनका बयान नहीं था या उनका वर्णन नहीं था। अब उन लोगों की चल नहीं रही है, क्योंकि आज के तारीख में तो कोई पत्रकार यह अंदाज नहीं लगा सकता कि जो अभी विशेष सत्र बुलाया गया है वो किस लिए बुलाया गया है।
कोई पत्रकार, कोई स्रोत जो कहते थे ना कि मेरे सूत्रों से पता चला है कि फला 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 मंत्रिमंडल में आएंगे, और जब मंत्रिमंडल का लिस्ट आता था तो वही लोग आते थे, मतलब एकदम सीरियल नंबर वही होता था जिस सीरियल नंबर से पत्रकारों ने टीवी पर चलाए हुए रहते थे या अखबार में छाप देते थे या अपने सोशल नेटवर्क की साइट पर डाल देते थे कि मेरे सूत्र बता रहे हैं कि फला फला लोगों को प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल में लेना है। वो यहां तक बता देते थे कि किसको कौन सा पोर्टफोलियो मिलने वाला है। असल में क्या था कि वो वही करवाते थे, उन्हीं लोगों का चलता था, तो उनको तो पता ही है। अब मान लो मुझे पता होगा कि मैं अभी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हूँ। अब योगी जी मेरे को बुला के पूछे कि राकेश बताओ मंत्री किसको बना दूं, तो मैं बोलूंगा फलान को बना दो। हाँ ठीक कह रहे हो। और मैं कल कहूं कि मेरा सूत्र बता रहे हैं कि फला जी मंत्री बन रहे हैं और वो सत्य साबित हो जाए, तो मेरे से पूछने बाद ही तो हुआ, तो मुझे फिर उसमें सूत्र क्या हुआ, मैं ही तो पता किया हूं। यही बात पूर्ववर्ती सरकारों में होता था, जो अब नहीं हो रहा है। यहां तो स्थिति है कि भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का उम्मीदवार किसको बनाएंगे ये किसी को पता नहीं चला, अंत तक पता चल रहा है। मैं अगर ये भी कहूं कि शायद जो अभी राष्ट्रपति हैं मुर्मू जी, इनको भी पता नहीं होगा कि मैं राष्ट्रपति बनने जा रही हूं। इतना ज्यादा इस प्रधानमंत्री के विषय में अंदाज लगाना मुश्किल है। तो पत्रकारों को पीड़ा है कि भाई हमसे तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, और इन लोग अगर कुछ सरकार के पक्ष में कह रहे हैं तो जरूर ये लोग कुछ पा रहे होंगे, क्योंकि यह इसलिए कहते हैं कि अनुभव बोलता है। अटल जी ने एक बार नहीं कहता कि अनुभव बोलता है, तो ये लोगों का अपना निजी अनुभव रहा है, क्योंकि ये लोग सरकारी भाड़ जब बने हुए थे तो वो इसलिए बने हुए थे कि इनको मिलता था, कुछ ना कुछ प्राप्त करते थे। तो उसी अनुभव के आधार पर वो कह रहे हैं कि आज का जो पत्रकारिता है, जो पत्रकार सरकार की तारीफ करते हैं या नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं या नरेंद्र मोदी के विषय में बढ़िया बढ़िया बातें कहता है, वो उसी तरह से पा रहा होगा जैसे हम पाते थे तब जब पूर्ववर्ती सरकारें थी। लेकिन आज की सच्चाई ये है कि लुटियन जोन में दलाली का जो कंसेप्ट है वो टोटल डिफरेंस हो गया है, बदल गया है। अब कोई पत्रकार चाहे कितना हो बड़ा हो, वह किसी भी आदमी को यह दावेदारी से नहीं कह सकता कि आपका ये काम मैं करा दूंगा, मेरा प्रधानमंत्री तक अप्रोच है, आपका यह काम हो जाएगा, मंत्री सीधा मेरे को जानते हैं। यह बात अब आज के तारीख में, क्योंकि वो मंत्री को पता नहीं है कि वो काम होगा कि नहीं होगा। इस वजह से मैं दो चीजें बड़ा विनम्रता से सामने रख रहा हूं। देखिए, पत्रकारिता पर यह कोई संकट काल नहीं है। कुछ लोगों का बहिष्कार वो लोग किए हैं जिनको जनता ने बहिष्कृत कर दिया है। आदरणीय अशोक अग्रवाल जी को नमस्कार। और जनता जब जिसको बहिष्कृत कर दे, वो किसी पत्रकार या किसी न्यूज एंकर को बहिष्कार करके क्या करेंगे। दूसरा ये है कि मैं ये समझ रहा हूं कि अगर आपने 14 लोगों को बहिष्कार किया है तो बाकी लोगों को क्यों नहीं, क्योंकि मोदी की तारीफ में तो आज के तारीख में कोई ऐसा पत्रकार नहीं है जो नहीं कर रहा है। अंटी नल्ले जो पिछले सरकारों में कुछ पाता था और आज भी कुछ पा रहा है, वही आदमी विरोध कर रहा है, या वो जिसको नरेंद्र मोदी ने बता दिया है कि भाई बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर पत्रकार फैसला नहीं करता कि किसको कौन सा मंत्रिमंडल मिलेगा और किसका कौन सा फाइल पास होगा। तो वो खार खाए बैठे हैं कि यार ये हमारा तो कुछ चल ही नहीं रहा है, तो वो मोदी का हर मामले में विरोध कर रहे हैं। ये आपने देखा होगा, ये जो G20 का सम्मेलन था, तो वो सारे स्वनामधारी पत्रकारों ने अपने अपने न्यूज यूट्यूब पर, क्योंकि न्यूज चैनल पर तो वो है नहीं, यूट्यूब पर आकर के चिल्ला रहे थे कि मोदी के एरोगेंस की वजह से फलाना राष्ट्रपति नहीं आ रहे, फलाना राष्ट्रपति नहीं आ रहे। वो सब आए, भारत की बदनामी पर इतनी खुशी जाहिर कर रहे थे, कुछ ना कुछ तो उनको अंदर खाने मिल रहा होगा। या फिर बेमतलब हमारे भोजपुरी में बोलते अधिया पर ढेला ढोना, तो हो सकता है वो अधिया पर ढेला ढो रहे हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक ही बात मैं कहूंगा कि जो 14 न्यूज एंकरों का बहिष्कार हुआ है, वह 14 ही नहीं है जो प्रधानमंत्री की तारीफ करते हैं या भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करते हैं या विपक्ष की आलोचना करते हैं या अपने न्यूज एंकरिंग को एक अलग दिशा में मोड़ने ले जाने का प्रयास करते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं, तो फिर आपने उनको क्यों छोड़ा? उनके साथ ऐसी क्या साठगांठ और सेटिंग थी जिसकी वजह से आपने उनको छोड़ दिया? और दूसरा, जो लोग यह खुश हो रहे हैं
कि 14 लोगों का बहिष्कार हो गया, ये ठीक बात है। पत्रकारिता से अब ये एक नई बहस चलेगी और कुछ लोग जो इसको बदनाम कर रहे हैं पेशे को, वो उसमें कुछ सुधार आएगा। तो मैं आपको बता रहा हूं कि पत्रकारिता परेशानी में, प्रेशर में आजादी के पहले से भी थी। पहले से भी कई कार्टून निकल रहे थे कि पेन के अंदर स्याही की जगह सिक्का डल रहा है, ऐसे कई कार्टून हमने देखे हैं। और पत्रकारिता हमेशा से बड़े लोगों का शौकिया बिजनेस रहा है। अखबार उठा के देख ले, हिंदुस्तान अखबार बिरला समूह का हुआ करता था, आज भी उन्हीं का अखबार है। आज भी कई समाचार एजेंसी जो है, जो न्यूज चैनल है, वो अडानी अंबानी के पास है, या फिर रामदेव, लाला रामदेव भी कई न्यूज चैनल में आप फाइनेंशियल सपोर्ट किए हुए हैं, तो वो भी आजकल लाला ही है, रामदेव नहीं है, वो लाला रामदेव है। तो यह बात आप दिमाग से हटा दीजिए कि पत्रकारिता कभी किसी पेशेवर आदमी के हाथ में था। हमेशा से पूंजीपतियों की गुलामी का अंदर रहा है, और पूंजीपति व्यवसायी होता है, उसको समाचार से क्या मतलब है। हाँ, उसके व्यवसाय में अगर कुछ समाचार निकल जाता है या बता दिया जाता है तो उससे कोई परहेज नहीं है। लेकिन जो आदमी अरबों खरबों लगाता है वो शुद्ध रूप से व्यवसायी होता है और उसका उद्देश्य अपने व्यवसाय करना होता है। और ये जो करोड़ों अरबों लगा करके समाचार चैनल खोले होते हैं, उनका अपना का मतलब व्यवसाय से होता है। यही हो रहा है। ये पत्रकार जो है, जब मोदी की युग खत्म होगा, किसी और का आएगा तो ये उनका गुणगान करेंगे। पहले उनका कर रहे थे, तो ये तो अपने दिमाग से हटा दीजिए। एक और चीज बड़ा ऑब्जेक्शनेबल हुई है, मैं इसको ऑब्जेक्शनेबल कह रहा हूं। असल में जो पूर्व लोग चिट्ठियां लिखते हैं ना, वो हमको परेशानी में डाल देते हैं। मैं उनसे बड़ा परेशान हो जाता हूं। जैसे होता है ना जी, पूर्व 50 IAS अधिकारियों ने चिट्ठी लिखा है, पूर्व 50 IPSओं ने, फौजियों ने चिट्ठी लिखा है, उसी तरह से एक काम पूर्व विद्यार्थियों ने चिट्ठी लिखा है। इंडिया टुडे समूह, जो आज तक समूह, हाँ श्रीकांत भाई कैसे हो? इंडिया टू में जो आज तक समूह है, इसके मालिक सर्वे सर्वा पुरी साहब हैं। पुरी साहब अपने जमाने के वरिष्ठ पत्रकार हैं और उनकी पत्रकारिता बड़ी धारदार हुआ करती थी, और उनके पत्रकारिता पर किसी को अभी भी संदेह नहीं है। उन्होंने जब इंडिया टुडे अखबार मैगजीन निकाला, उसके बाद आज तक चैनल निकाला, आज तक चैनल के कई चैनल हैं, सभी समूह के वो मालिक हैं। दिल्ली का एक नामी स्कूल उनका है, बड़े बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, हमें जैसे लोगों के बच्चों का एडमिशन ही उसमें नहीं होगा। वो पूर्व विद्यार्थियों ने पुरी साहब को एक चिट्ठी लिखा है, या उससे चिट्ठी लिखवाई गई है, दोनों बातें हैं। मुझे तो लग रहा है कि लिखवाई गई है। और पुरी साहब को चिट्ठी लिखा है कि पत्रकारिता में जो मापदंड आपने हमें सिखाया है या स्थापित किया है, आज वो बड़ा धूसरित हो रहा है। आपके अपने चैनल से सांप्रदायिकता की आग बोई जा रही है, जो ठीक नहीं है, और इस पर आप तुरंत नियंत्रण पाए, नहीं तो इस प्रतिष्ठान की प्रतिष्ठा धूसरित हो जाएगी। मित्रों, 1984 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई थी और पूरे दिल्ली और देश भर में सिखों का कत्लेआम हो गया था, उस वक्त ना तो लोकतंत्र खतरे में था, ना संवैधानिक संस्थाएं खतरे में थी। पूरी मिलिट्री, फौज, फोर्स सब इस देश में थी, और जम्मू कश्मीर से पंडितों को भगा दिया गया था और उनको कहा गया था कि आप में 2 ऑप्शन है, या तो इस्लाम स्वीकार कीजिए या गर्दन कटवाइए। उस वक्त भी कोई लोकतंत्र खतरे में नहीं था, कोई तानाशाही नहीं थी। जब एक साथ एक कलम से सारे सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया था, तब भी लोकतंत्र खतरे में नहीं था। और ये सारे के सारे पत्रकार जो अभी बकवास कर रहे हैं, वो उस टाइम थे। तो पत्रकारिता को उस वक्त भी देखा जाए और आज भी देखा जाए, तो आप पाएंगे कि क्या फर्क आया है। जो सत्तासीन रहा है वो आसीन रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और वो प्रभावित करने और प्रभावित करने का प्रयास करता है। तो 2 बातों के साथ वीडियो बंद करूंगा। पहला कि यह बड़ा अफसोसजनक है कि पत्रकारों के परेशानी में हाहाकार के जगह हर्षोल्लास है, मतलब बटी हुई पत्रकारिता है। यह ठीक नहीं है। आपको अपने लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए था और यह बताना चाहिए था कि आपने एक बहुत बड़ा हार्ड लाइन लिया है इन पत्रकारों को बहिष्कार करके। आपके पास अधिकार था उनके चैनल पर न जाने का, स्व घोषित बहिष्कार करने का, लेकिन लिखित में स्टेटमेंट जारी करके जो आपने गैर संवैधानिक, गैर व्यवहारिक काम किया है, हम उसका समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन अफसोस है कि इसका समर्थन कर रहे हैं लोग और बाकायदा अपने अपने चैनलों पर इसकी बात रख रहे हैं।
यह मुझे बड़ा अफसोसजनक लग रहा है। खैर, वीडियो बंद करने से पहले दो ही बातें कहूंगा कि आप सब लोग इन सब चीजों को देखें, परखें और तब समझें कि पत्रकारिता आज प्रेशर में है कि तब प्रेशर में थी। तब आपको पता चलेगा कि अब प्रेशर में है कि तब प्रेशर में थी। पत्रकारों के आपसी फूट पर लोकतंत्र का सिपाही होने के नाते मैं अफसोस के साथ अपना वीडियो बंद करता हूं और जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय बोलता हूं।